और फटाफट कामयाबी की वो सीढ़ियां जान लीजिए जिसकी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि अगले साल तक चैप्टर क्लोज। कौन कौन से टॉप नक्सल ढेर हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए, जो लगातार कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। किस तरह से जान लीजिए, अब तक कौन कौन ढेर है उसे समझ लीजिए। बसवा राजू रीढ़ है, करीब 60 साल का, महासचिव है, 1.5 करोड़ का यह इनामी है, आंध्रा का ही रहने वाला था। आंध्रा का जबरदस्त डोमिनेंस। इसके अलावा जयराम उर्फ चलपति सेंट्रल कमेटी मेंबर है, 1 करोड़ का इनामी है, आंध्रा का रहने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, आंध्रा का डोमिनेंस, हिड़मा को अगर छोड़ दिया जाए, आंध्र प्रदेश का डोमिनेंस यहां लगातार रहा है। अब जान लीजिए दामोदर SCM, एक ग्रेड समझ लीजिए, SCM ग्रेड, 50 लाख का इनामी, तेलंगाना का रहने वाला। यानी वही बात, आंध्रा वाली बात जो मैं कह रहा हूं। नीति उर्फ निर्मला दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी, 25 लाख की इनामी, और छत्तीसगढ़ से ये आती है। नीति उर्फ निर्मला दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के 25 लाख की इनामी है। रुपेश को जान लीजिए, दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी, 25 लाख का इनामी। यह महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता है, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली याद होगा आपको, वहां से ताल्लुक रखता है। दसरू दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी, 25 लाख का इनामी, यह ओडिशा से ताल्लुक रखता है। ओडिशा भी उन राज्यों में जहां पर नक्सलवाद बड़ी समस्या। दसरू हो गया। अब रणधीर के बारे में जान लीजिए, दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का यह है। अब मुठभेड़ कौन कौन सी हैं जिनके दम पर यह कहा जा रहा है। 2025 में क्या हुआ, मई 2025, बॉर्डर एरिया कर्रे गुट्टा पहाड़, 31 नक्सली ढेर। यह कोर एरिया था, यह नक्सलियों का कोर एरिया था, यहां पहुंचना जरूरी। अप्रैल 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर, 3 नक्सली ढेर। यह सिर्फ इस साल का ट्रैक रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं, कहां कहां जो मुठभेड़ हुई और क्या नुकसान हुए। मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर, 45 लाख के इनामी नक्सली यहां पर ढेर किए गए। 2025 में अब तक कामयाबी का ग्राफ रिकॉर्ड क्या है। सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर, मार्च 2025, 16 नक्सली यहां पर ढेर किए गए थे। यह बड़ी मुठभेड़ है, इसी के दम पर यह कहा जा रहा है, इसी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि अगले साल चैप्टर क्लोज। 2025 की बड़ी मुठभेड़ आपकी स्क्रीन पर। दो 2025 की बड़ी मुठभेड़ आपकी स्क्रीन पर। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे तारुफ करवा दें। रजनीश सिंह, आप पूर्व बीजेपी विधायक हैं, बहुत स्वागत। सुरेंद्र शर्मा साहब, इन्होंने बड़े करीब से झीरम घाटी को देखा और भोगा है, कांग्रेस की तरफ से बहुत स्वागत। मनीष गुप्ता साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल, हालांकि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, फिर भी हम इसे डिबेट कह रहे हैं। रजनीश सिंह साहब, कैसे देख रहे हैं इसे? डेडलाइन 2026 की है, तय माना जाए क्लियर हो जाएगा नक्सलवाद? जी रजनीश जी। जी देखिए, अभी जो प्रारंभिक समाचार आया है और माननीय गृह मंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि लगभग 27 नक्सली ढेर हुए हैं। इसमें हमारे कुछ जवान के भी हताहत होने की खबर है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और जो एक योजना के तहत, यदि मैं पुरानी बातों का जिक्र न करते हुए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जब से भारतीय जनता पार्टी की अभी माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, स्पष्ट एक रणनीति बना करके, पहले तो उनको, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे देश के गृह मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हो, सबने कहा कि वो भारतीय संविधान में निशर्त आकर बातचीत करें और उसको छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो पूर्णांग भुगतने के लिए तैयार है। और एक पूरा रणनीति के तहत उन्होंने घोषणा किया है कि 2026 तक पूरे देश से सफाया हो जाएगा। प्लानिंग के साथ हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो प्रभावित जिले थे, वो जिले में लगातार कमी आ रही है। छत्तीसगढ़ में जो कई गांव हैं जो नक्सल मुक्त होना शुरू हो चुके हैं, और इसी कड़ी में पूरे प्लान के साथ और रणनीतिक कार्यक्रम के तहत ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आज बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा साहब की सफलता के लिए सुरेंद्र शर्मा साहब, मैं आऊंगा सर। रजनीश सर, आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र शर्मा साहब, आपने तो बड़े करीब से इन तमाम चीजों को देखा है, भोगा भी है, झीरम को आपने देखा और भोगा है। क्या लगता है आपको आज की जो सुरक्षा बलों की कामयाबी? आपका एक क्विक कमेंट। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए नक्सलवाद एक बहुत गंभीर आंतरिक समस्या है। और इसका धीरे धीरे इसका विस्तार भी हुआ और धीरे धीरे इसमें कमी भी आ रही है। और ऐसा लगता है कि
अब जो है नक्सलवाद की समस्या से बहुत जल्द मुक्ति छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी, इस बात की संभावनाएं काफी अच्छी दिखती है। मैं सुरक्षा बल को और तमाम लोगों को जो इसमें शामिल हैं इस कार्य को संपन्न करने में, वो सभी लोगों को मैं खूब बधाई देना चाहता हूँ। और ये बात निश्चित रूप से समझने की है कि जहां हमको बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ता है, उससे अधिक ज्यादा समस्याएं जी जो हमारे आंतरिक समस्याएं हैं, जो हमारे देश के संविधान को नहीं मानते, जो हमारे लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते, शस्त्र के दम पे और हथियार के दम पे लोगों को बिल्कुल भयभीत करके अपनी एक सल्तनत कायम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की का पराजय होना और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है और ये स्वागत है। जी। मैं अगली बार आपके पास झीरम से जुड़े एक सवाल को लेकर भी आऊंगा और जो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले उस पर भी बात करूंगा। मनीष सर, मनीष गुप्ता साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष सर, बसव राजू मारा गया है, अब तक जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कितना बड़ा ये आपको लगता है बसव राजू का मारा जाना? जी। और देखिए ललित जी, आज की जो घटना है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि नक्सल मुक्त की दिशा में जो देश आगे बढ़ रहा है, वो उस घटनाक्रम में या उस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि नक्सल संगठन की स्पाइन पर हमला है और स्पाइन को ब्रेक कर दिया है सुरक्षा बलों ने। ये इसको हम बहुत ऐतिहासिक घटनाक्रम भी कहेंगे, क्योंकि जो लोग नक्सलवाद को बहुत नजदीकी से जानते हैं, देखिए 67-68 से जब से नक्सलवाद बना है या नक्सल संगठन का गठन हुआ है, ठीक। तब से लेकर के ये पहला जो सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी है जो मुठभेड़ में मारा गया। हाँ। ये इस बात से आप इसकी विशेषता या इसकी खासियत जो है समझ सकते हैं। बहुत बड़ी सफलता है, मुझे लगता है सुरक्षा बलों को बहुत बहुत जी बधाइयां। और बस्तर में, खासकर छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में जो है वो नक्सलियों की रीढ़ जो है वो टूट बिल्कुल गई है इससे। बिल्कुल। बसव राजू झांकी है, हिड़मा अभी बाकी है। रजनी जी, आपके पास इस सवाल के साथ मैं आना चाह रहा हूं कि हिड़मा के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं, एक स्पेशल ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन उतनी कामयाबी मिल नहीं पाई और हिड़मा अभी भी एक मुसीबत है। रजनीश जी। जी ललित जी, देखिए हम खाली हिड़मा की, मेरे को लगता है आज के समय में बात न करते हुए पूरा नक्सल के ऊपर बात करें। अभी भी सिर्फ हिड़मा को छोड़ के भी और काफी लोग हैं, इनके अर्बन जो सोर्सेज हैं वो हैं, इन सबको ध्वस्त किया जाना बहुत जरूरी है। और लगातार ये आप मान के चलिए, देश भी मान लिया है, छत्तीसगढ़ भी मान लिया है, हम सब लोग मान के चल रहे हैं कि चाहे वो हिड़मा हो, चाहे इनको किसी बैक सपोर्ट करने वाले लोग हों, कि और ऐसे नक्सली जो भी हैं, इनके जो तमाम सुरक्षित गढ़ जो इनको लगता था कि हमारे पास बंकर हैं, आईईडी ब्ला करके रखे हुए हैं कि वहां पर सुरक्षा बल घुस नहीं सकती, ऐसे तमाम लगभग पूरे देश से इनका जो सुरक्षित ठिकाना जिसको समझते थे, वो एक एक करके नेस्तनाबूद होते जा रहे हैं और कोई भी ऐसा जगह अब इनके लिए सुरक्षित नहीं बचेगा। और इसलिए इनको भी समझ में आ गया है कि अब हम कहीं पर नहीं जा सकते। जो तेलंगाना से पूरा कॉपरेशन आपको मिल रहा है रजनीश जी, तेलंगाना से? देखिए, मैं अभी इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बात न करते हुए, अभी चूंकि पूरा मामला माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कोऑर्डिनेशन में लगातार वो बहुत गंभीरता से जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। सभी राज्यों का जहां जहां नक्सल प्रभावित, वहां के टॉप जो अधिकारी हैं, सीआरपीएफ है, सशस्त्र बल है, डीआरजी है, ये सब लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो अपन मान के चलते हैं कि फिलहाल अभी सबका अच्छा सहयोग है और सब लोग कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं। नक्सलियों को समझ में आ गया है कि उनके लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित यहाँ पर नहीं है, चाहे जंगल, पहाड़ हो, नदी नाले, घाटी हो। तो निश्चित है उनको अब या तो बात करें या फिर इस इंजाम के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। मान के चलिए 2026 तक ये पूर्ण हो ही जाएगा। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। झीरम में हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, बहुत शॉर्ट में एक। और दूसरी बात कि झीरम के जो सवाल हैं, अब जब ये इतनी कामयाबी की बात हो रही है, तो झीरम के अनसुलझे सवाल क्या आज भी आपको परेशान करते हैं? शर्मा साहब। ललित जी, देखिए झीरम में जो हुआ था उसको शॉर्ट में बताना तो संभव नहीं है, मगर एक बात समझ लीजिए आप कि ये पहली घटना थी पूरे विश्व में शायद कि माओवादियों ने एक राजनीतिक दल के पूरे काफिले को घेर करके नरसंहार किया। और
हाँ, मजे की बात यह है कि वो जिसको मार रहे थे उसके बारे में उनको जानकारी भी नहीं थी। वो हमसे पूछ रहे थे कि इसमें नंद कुमार पटेल कौन। तो निश्चित रूप से उस घटना में एक माओवादी घटना, आतंकवादी जी, घटना आप भी होने के इंजर्ड साथ हुए थे साथ उसमें, मेरा ख्याल है आपको जी भी। जी जी, मेरे पैर में गोली लगी थी और ईश्वर की कृपा से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से आज मैं बच गया हूँ। हम्म। वरना वो जो भयानक जो दृश्य था जो मैंने देखा है, हम तो ललित जी आपको बता रहे हैं कि हमने अपने आप को श्रद्धांजलि दे दिया था। हमको लग रहा था कि यहाँ से बच के जाना किसी हालत में संभव है नहीं, मगर ईश्वर की कृपा है। मगर आज भी इस बात की तकलीफ है कि अगर उसमें कोई षड्यंत्र था वो उजागर नहीं हुआ, किसकी लापरवाही थी ये भी उजागर नहीं हुआ। ठीक। और इन सारी चीजों के संदर्भ में ठीक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, मगर वो उसके जो प्रश्न थे वो आज भी अनुत्तरित हैं। जी, और निश्चित रूप से देश और हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे के तथ्यों का खुलासा कभी होगा बिल्कुल या नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। दो बातें हैं, एक तरफ आक्रामक कैंपेन चलाकर टॉप लीडर्स को मारना, नक्सलियों को मारना, और पैरेलली डेवलपमेंट और विस्थापन को देखना। आपको लग रहा है कि पैरेलली चल रहा है? क्योंकि अगर इस बार विस्थापन, डेवलपमेंट या ग्रामीणों का भरोसा नहीं जीत पाए तो यह समस्या सिर्फ फाइलों में ही खत्म होगी। मनीष सर। नहीं, देखिए, जो नक्सल के खिलाफ जो अभियान चल रहा है और जिस तरह की रणनीति है, मुझे लगता है कि एक तरफ आतंक का खात्मा करने के साथ साथ जो है ना, डेवलपमेंट पर भी इस बार फोकस किया गया है। हालांकि वो उस अनुपात तक अभी तक नहीं पहुंचा है जिस अनुपात तक पहुंचना चाहिए था। ये बात भी सच है कि आजादी के अगर 70 सालों के बाद अगर अंदरूनी इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो ये एक दिन में या एक साल में या ठीक। कुछ महीनों में ये संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने एक रफ्तार पकड़ी है और निश्चित रूप से एक जो आनुपातिक रूप में अगर कहें तो ये थोड़ा सा असंतुलन है, लेकिन फिर भी अपनी एक रफ्तार से जो है वो विकास भी चल रहा है। ठीक। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे जिस तरीके से अभी अंदरूनी इलाकों में, खासकर अबूझमाड़ के इलाके में जो हाँ। डेवलपमेंट पहुंचना है, हाँ। वो सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बाधाएं हैं वहां पर। जिस तरीके से नक्सलियों का आतंक है, और ये आतंक के खात्मे के बाद आप देखिएगा विकास की रफ्तार जो है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बस्तर में शांति के साथ विकास को हम देख पाएंगे। जी जी। जी ललित। रजनीश जी, सवाल यही इससे जुड़ा हुआ कि राहत कैंप या जो शिविर है या जो सुविधाओं के वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, इस तरह की भी शिकायतें। रजनीश जी। ललित जी, देखिए, ये बस्तर क्षेत्र बहुत, यदि हम जनसंख्या को ध्यान न दें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत विस्तृत क्षेत्र है। हाँ। घने जंगल हैं और ये तमाम तरह की जो दिक्कतें थी, रोड को काट देना, पुल को ध्वस्त कर देना, स्कूल को ध्वस्त कर देना, ये हुई हैं। और इसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कई जो अंदरूनी इलाके हैं जो प्रभावित क्षेत्र रहे हैं वहां विकास पहुंचने में थोड़ा सा देरी लग रही, ऐसा लगता है। लेकिन अभी आज के तारीख में यदि बस्तर को देखेंगे तो बस्तर बहुत बदल चुका है। लगातार आप देखिए, बड़े बड़े यूपीएससी के एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, नीट के, इसमें इंडियन लेवल के जो एग्जाम हो उसमें वहां के बच्चे आ रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम में पढ़ के, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में। और दूसरी बात, जो सुविधाओं की बात है, हाँ। निश्चित रूप से लगातार जो घोषणा हुआ है, चाहे लोन और राटू चल रहा है, जहां पर अपन जिस गांव को यदि नक्सल मुक्त होता है तो 1 करोड़ देने की बात हो, ऐसे जगह में, तमाम जगह पर वहां पर वो राशि दिया जा रहा है। जो नक्सल आत्मसमर्पित हो रहे हैं उनके विस्थापन के लिए जो काम दिया गया है, और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत तेज गति से काम चल रहा है। आने वाले 3 साल में यदि हम देखेंगे तो बस्तर ये लगेगा कि कहां से कहां पहुंच गया। चलिए चलिए चलिए, वक्त इतना ही था हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने डिस्कशन किया, ये और भी अच्छी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।